नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। पिछले 9 दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ था वो अब शांत हो चुका है। अच्छी बात यह है कि जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर या जिस हिंदुत्व के मुद्दे से दूर जाने के कारण यह सियासी भूचाल आया था वह हिंदुत्व की जोरी के वापस आने के बाद ही शांत हो पाया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में यह साबित कर दिया कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन है। जिस शिवसेना ने कभी हिंदुत्व के लिए दाऊद से लोहा लिया, जिसने वीर सावरकर के हिंदुत्व की विरासत को आगे बढ़ाया, वही शिवसेना यदि कुर्सी की खातिर सावरकर को गाली देने वाली पार्टी कांग्रेस और दाऊद को दोस्त बताने वाली एनसीपी से गलभैया करते दिखे तो हिंदुत्ववादियों का खून तो खौलेगा ही। महाविकास अघाड़ी सरकार का खेल अब खत्म हो चुका है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होगी। मतलब ये कि जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी शिवसेना को वोट दिया था, उसी हिंदुत्व ने एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी और शिवसेना की जोड़ी बना दी है। आज चर्चा करेंगे कि नए महाराष्ट्र में बने नए समीकरण और शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की गणित क्या होगी और यह गणित कैसे फिट बैठी, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और नए समीकरण से उद्धव, एनसीपी और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, यह भी आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री नाम के पद के नाम की घोषणा होने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी, छोटी सी प्रतिक्रिया वो भी सुनेंगे। उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे ने और शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी है। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दे दिए। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी और सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। लेकिन इकलौता सुदर्शन न्यूज था जिसने कहा था एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से सीएम पद ग्रहण कर सकते हैं, और जिस पर आज बीजेपी ने मुहर लगा दी है। शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। यानी अब भी महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना की ही रहेगी। बस अब सरकार में हिंदुत्व की घर वापसी हुई है। सीएम का चेहरा बदला, पार्टी नहीं। पार्टी का समर्थन बदला, अस्तित्व नहीं। मतलब उद्धव की जगह शिंदे होंगे और कुर्सी पर शिवसैनिक। अब सवाल यह है कि शिवसैनिक सीएम का उद्धव की शिवसेना कैसे विरोध करेगी। आखिर जिस हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी और शिवसेना को जनता ने वोट दिया था, उसी हिंदुत्व ने एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना की जोड़ी बना दी। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो हिंदुत्व ने एक बार फिर से जोड़ी बना दी है शिवसेना और बीजेपी की, और फिर से बीजेपी और शिवसेना की सरकार आज 7:30 बजे जो है शपथ ले लेंगे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने क्या कहा वो प्रतिक्रिया पहले सुनते हैं, उसके बाद हम अपने गेस्ट से, अपने मेहमान से आपका परिचय करवाएंगे। एक बार सुनते हैं क्या कहा एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे सरकार एक छोटा कार्यकर्ता याच्यावर विश्वास ठेवणं आजकालच्या काळामध्ये फार कठीण आहे। परंतु या सर्व 50 आमदारांनी जी लढाई या ठिकाणी लढलेली आहे, जे एक वैचारिक भूमिका घेऊन बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाची भूमिका, एकनाथ शिंदे सरकार एक छोटा कार्यकर्ता याच्यावर विश्वास ठेवणं आजकालच्या काळामध्ये फार कठीण आहे। परंतु या सर्व 50 आमदारांनी जी लढाई या ठिकाणी लढलेली आहे, जे एक वैचारिक भूमिका घेऊन बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन हमारे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले ही जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूँ ये मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। तो एकनाथ शिंदे 7:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और महाराष्ट्र में सब कुछ बदल गया, लेकिन जिस समीकरण को जनता ने वोट दिया था वो समीकरण अब जा करके फिट बैठा, वो समीकरण नहीं बदला है। फिर से बीजेपी और शिवसेना जिसके लिए मैंडेट मिला था, जिसके लिए चुनाव में दोनों को जनता ने वोट किया था, वही अब सरकार में है। जिसको जनता ने चुना था अब उसकी सरकार बन रही है। हमारे साथ प्रशांत पवार है, एनसीपी नेता, वो हमारे साथ रहेंगे। उमाकांत अग्निहोत्री कांग्रेस नेता के रूप में रहेंगे। राजपुंज शिव सैनिक हैं, शिवसेना नेता के रूप में हमारे साथ रहेंगे। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जयंत माइनकर जी हमारे साथ रहेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत राजपुंज साहब मैं आपसे करना चाहूँगा और बिना कोई सवाल पूछे मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा कि क्या आपको लगता है जो हुआ यही होना था, यही नियति थी, या जो आपको करना चाहिए था वो एकनाथ शिंदे ने कर दिया, जो उद्धव को करना था वो एकनाथ शिंदे ने किया? राजपुंज साहब, क्या आवाज मिल रही है मेरी? अच्छा, राजपुंज अभी नहीं जुड़े। अग्निहोत्री जी, उमाकांत अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए। अग्निहोत्री जी, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे मसले पे। सरकार आपके हाथ से निकल गई है। एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी शिवसेना की, वो सरकार अब नहीं है, कल इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार का जो गठन है वो उन्हीं आप ही के साथ मंत्रिमंडल में कभी शामिल थे, वही अब मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा और मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि कितना फायदा और कितना नुकसान कांग्रेस को इस नए समीकरण से होगा। देखिए, जो होना था या जो आज हुआ है जी, जब तक भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इन सब चीजों का दुरुपयोग करती रहेगी और इन सब चीजों का दुरुपयोग सिर्फ अपनी सरकार गठन करने के लिए और स्थापित सरकारों को गिराने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए करती रहेगी, तब तक कुछ भी हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये जो हुआ है, हम सरकार में हिस्सा जरूर थे, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमें दूर रखना था, इसलिए हम उसमें थे और प्रोग्राम थे तो लेकर हम चले गए। और आज भारतीय जनता पार्टी सबके सामने है, पूरे हिंदुस्तान की आवाज सामने है, सच्चाई क्या है ये सबको समझ रही है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपके सामने आए। भारतीय जनता पार्टी को आप दूर रखना चाहते थे या हिंदुत्व के मुद्दे से दूर जाना चाहते थे, इसीलिए आपने ये सरकार बनाई? क्योंकि जिस मुद्दे पे जनता ने चुन करके भेजा था गठबंधन को, वो कोई भी काम आपकी सरकार ने नहीं किया और आप लोग हिंदुत्व के मुद्दे से दूर रखते गए उद्धव। हालांकि आपने हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव नहीं लड़ा था और आपने जिस एजेंडे पे चुनाव लड़ा था वही एजेंडा उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गया। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है। मेरा नाम उमाकांत अग्निहोत्री है। मैं हिंदू हूँ, मैं खुद भगवान की पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, लेकिन इतना जरूर है उसको मैं प्रचारित नहीं करता, उसको दिखाता नहीं। मैं हिंदू होने के नाते मेरे माताजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे ग्रैंडफादर्स ने मुझे ये संस्कार दिए हैं कि घर के अंदर एक पूजा घर है, उस पूजा घर में नहा धो के जाइए आप स्वच्छता के साथ में और शांति से आप पूजा कीजिए, भगवान के साथ की आराधना कीजिए, ना कि सड़क पे बैठ के और ये बोलो कि हम तुम्हारे घर के सामने आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या हम वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ऐसे पूजा नहीं होती हिंदू धर्म आपने में। पूजा तो आपको घर में पूजा का संस्कार मिला है, मंदिर जाने का भी संस्कार मिला होगा। मंदिर भी जाते होंगे आप? मंदिर भी जाते होंगे? मंदिर भी जाता हूँ मैं, मंदिर भी तो जाता फिर हूँ। जो मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन पर कार्रवाई क्यों? मान लीजिए ठीक है वो सड़क पे पढ़ रहे थे, वो आपकी राजनीति है, आप कर रहे थे, राणा के साथ आप जुड़े थे। मंदिर के भीतर भी आपने बैन लगाया, मंदिर में भी नहीं जाने दिया लोगों को। ये आपकी जानकारी गलत है। मंदिर के ऊपर किसी ने कोई बैन नहीं लगाया, लेकिन आपकी आवाज उमाकांत जी, आपकी आवाज कुछ नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है, आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है। और हमारे साथ
हमारे साथ प्रशांत पवार जी, क्या आवाज मिल रही है प्रशांत जी आपको? हाँ जी आवाज आ रही है। जी प्रशांत जी बताइए, आज कुछ बोलेंगे आप, क्योंकि इस पूरे प्रकरण का विलेन जो है वो एनसीपी को ही बताया जा रहा है कि ये जो उद्धव ठाकरे को उठाया, हिंदुत्व से दूर ले गए और उसके बाद जो है वापस कर दिया, फिर से मुख्यमंत्री पद भी उनका गया। तो सारी चीज़ें इसके पीछे एनसीपी कहीं ना कहीं जो है अपना एजेंडा पूरा कर रही थी, और उद्धव को सारा नुकसान जो भी हुआ है आज पॉलिटिकली, उसके पीछे शरद पवार और एनसीपी है। नहीं, नमस्कार जी नमस्कार। आज जो भी हुआ है ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बुरा दिन हुआ कल का। जो हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जो कोविड के पीरियड में बोलो, उसके बाद में कोविड के बाद का बोलो, जो लोगों को, किसानों को जो भी नहीं ठीक है, देखिए ये तो सरकार का फर्ज है ना, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ इसका आकलन करने के लिए आज हम नहीं बैठे यहाँ पे। जो चीजें हुई हैं, देखिए जो लोगों ने जो मैंडेट दिया था, उस मैंडेट का आप लोगों ने सम्मान नहीं किया ना। आप लोग अपनी राजनीति के कारण क्यों नहीं सम्मान किया? सम्मान हमने सबसे ज्यादा किया है। जो ये बोल के निकले कि अजीत दादा पवार ने हमको फंड्स नहीं दिया, हमने तो फंड की एक लिस्ट ही पढ़ा के दिया, इतना फंड हमने दिया है करके, फिर वो फंड गया। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप समझे नहीं, आप प्रशांत जी समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ प्रशांत जी, मेरा सवाल ये कि आप लोगों ने मैंडेट का सम्मान नहीं किया। मैंडेट जनता ने शिवसेना और बीजेपी को दिया था ना, आप लोगों को तो विपक्ष के लिए मैंडेट मिला था। तो इतनी क्या बेचैनी है, इतनी क्या लाचारी है जो सरकार से दूर नहीं रह सकते, जब तक सत्ता में नहीं चिपके रहे तब तक काम नहीं चलना है? तो ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी बेचैनी क्या है? का क्या जब शिवसेना ने डिसाइड किया था कि भाजपा हमसे झूठ बोल रही है, जब हमारे से वादा किया था, जो झूठ बोलने वाली पार्टी है वो पार्टी के साथ में गठबंधन करके ये महाराष्ट्र की जनता को क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने तो आपको ये तो याद रहा, लेकिन ये याद नहीं रहा जो शिवसेना के जो 55 के 55 विधायक थे वो आपके कैंडिडेट को हरा करके आए थे, आपके या कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा के आए थे, और चुनाव में आप एक दूसरे के सामने खड़े थे। तो ये भी तो याद रखना चाहिए ना, आपको कहना चाहिए भाई तुम्हारे साथ जो किया वो किया। महाराष्ट्र के जनता जब कोई सरकार नहीं दे रहा था तो वो सरकार देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने दिया है। नहीं तो हमको क्यों महाराष्ट्र में फिर से इलेक्शन और राष्ट्रपति राजवट लागू करना था? क्या कारण है? जब आपने अगर शिवसेना को प्रॉमिस किया है कि उनका सीएम बनेगा, तो फिर क्यों नहीं उनका सीएम बनने दिया उन्होंने? नहीं, ये बात आपके सामने हुई थी क्या? ये बात आपके सामने हुई थी क्या जो उनको तो जिनके भी सामने हुई, किसी के सामने नहीं हुई थी, ये किसी के सामने नहीं हुई थी ये बात। भारतीय जनता पक्ष ने आके बोला कि हमारे से ये बात नहीं हुई करके हमारे सामने उन्होंने बोला। अमित शाह जी के सामने मेरी बात हुई, अमित शाह जी ने बोला क्या मेरे सामने नहीं हुई करके बात? किसने बोला? चलिए अब ये बातें बात की हो गई। बहुत सारे पब्लिक डोमेन में चीजें हैं कि बहुत सारे मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने, जहां पर उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस है, और आदित्य ठाकरे ने के भी बयान है पब्लिक डोमेन में है, वो भी उनको मुख्यमंत्री के रूप में मानते हैं। लेकिन अचानक ऐसा पब्लिक डोमेन में ये भी कहीं नहीं था कि हमारे जो ये बोलते हैं, देवेंद्र जी ने जो बोला कि हमने ये ऐसा बोला ही नहीं है। जब बंद दरवाजे में जब दोनों की बात हुई तब उन्होंने बोला, उसके बाद ही बोला ना। और हमें मालूम है उद्धव जी इतना झूठ बोलते नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल उतना। चलिए कोई बात नहीं, अब इस पे बात करना बेकार है, क्योंकि अब तो जो चीज होना था वो तो हो गया है। अब ये 2.5 साल आप लोग क्या करेंगे? जो 2.5 साल में जो मक्खन मलाई मिला है आपको सत्ता से, उसको क्या अगले 2.5 साल में क्या करेंगे? अपने काम, सरकार में जो काम किया, हम 2.5 साल में फिर से जनता के दरबार में जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पक्ष ये सत्ता के लिए कैसा यानी भूखा है, बोले उनको ये करेंगे कि इनको सत्ता, बिना सत्ता के ये रह नहीं सकते, ये हम जनता को बताएंगे। हमने क्या काम नहीं किया, हमने हर जगह नहीं। अब तो ये बात तो आप नहीं कह सकते ना, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये बात दादा पवार ने जो काम किया है महाराष्ट्र में, वो काम आज तक किसी ने नहीं किया। सुबह 6 बजे से वो मीटिंग में लगे रहे थे, वो फालतू किसी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं देते। उनके पास कोई भी दल का आदमी जाए, कोई भी दल का आमदार जाए, वो उसको इमीडिएट
जो भी काम है उनका काम करते हैं, जो फंड्स होना वो फंड्स देते हैं। ये लोग कैसा बोलते हैं कि हमको फंड्स नहीं मिला करके। फंड की हमने लिस्ट पढ़ा के दिए, जो जो लोगों ने बोला 200, 300, 400 करोड़ का फंड उनके एरिया में गया। नहीं ये आप देखिए, प्रशांत जी, मैंने अभी आपने जो उनको ये बोला था कि वो उमाकांत जी अग्निहोत्री को कि आपने हनुमान चालीसा बोलने के लिए ये किया। हनुमान चालीसा बोलने के लिए किसने मंदिर बंद किया? किसी ने मंदिर बंद नहीं किया। अरे किसी के घर के सामने थोड़ी ना हनुमान चालीसा कहा जाता। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप मंदिर में जाओ ना, मंदिर में जगह है ना, क्यों किसी के घर के सामने? कहीं भाई आपने उनको घर से गिरफ्तार किया था, आप ये भूल गए। आपने उनको घर से गिरफ्तार किया था। मैं आपके और उन्होंने मना कर दिया था, मैं नहीं आऊंगा आपके। कुछ बोलूं करूंगा तो आप यकीन ये करोगे? आपने घर से किया था। कंप्लेंट करोगे? मैं आपके घर के अंदर घुस के अगर कुछ करूंगा तो आप क्या शांत बैठोगे क्या? नहीं तो वो आपके घर में कहाँ घुसे हुए थे? उन्होंने तो कहा था कि मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उन्होंने बात वापस ली। लेकिन चूंकि बात हनुमान चालीसा की थी, भाई हनुमान चालीसा की बात कैसे कर दी, इसीलिए आपने उठवाया घर से, उनको जेल में रखा, बेल लेकर के निकलना पड़ा उनको। एक राज्य का मुख्यमंत्री को अगर इस तरफ से इस तरीके से कोई अगर धमकी देता है तो ये भी तो गलत है ना। अगर हम जी अग्निहोत्री जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। हम किसी को अगर धमकी देंगे तो हमको तो कंप्लेंट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्या उसमें क्या है? चलिए मैंने नागपुर में खुद ने जब उनको हनुमान चालीसा पढ़ने आना था तो मैंने भी हनुमान चालीसा के लिए पहले टाइम मांगा था। मैंने हनुमान चालीसा इसलिए ये किया कि जो देश के ऊपर में संकट आया है, जो बेरोजगारी है, आर्थिक संकट है, जो किसानों का संकट है, मैंने उसके लिए भगवान को प्रार्थना किया। उसके लिए मैंने हनुमान चालीसा का पठन किया। मैंने दिखावे के लिए हनुमान चालीसा का पठन नहीं किया। भाई ये भारत के जनता को कोविड में से जो भी लोग ये हुए हैं उनको वहां से निकलने के लिए उनकी अच्छे शुभकामनाएं के लिए मैंने ये किया है हनुमान चालीसा। आप हनुमान चालीसा क्या पढ़ना, क्या रोज रोज हनुमान चालीसा? आपको मालूम है मैंने हनुमान चालीसा बिना देखे पढ़ा है, उनने बिना देखे पढ़ना चाहिए। सर अगर हनुमान चालीसा अगर आप और आपके नेता पढ़ते रहते तो शायद ये जो संकट आया है ये संकट आप पे नहीं आता। हनुमान चालीसा का महत्व आप नहीं जानते, या केवल राजनीति के लिए पढ़ते हैं, विरोध करने के लिए पढ़ते हैं, तो शायद क्योंकि वो पढ़ते हैं। नहीं आप देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने वाली पार्टी तो सत्ता में आ गई। देखिए एकनाथ शिंदे तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान चालीसा एकनाथ शिंदे पढ़ते थे, बीजेपी के सारे नेता पढ़ते हैं। देखिए संकट मिटे हरे सब पीरा जो पढ़े हनुमान चालीसा। आप अगर आपके पास जो संकट है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़े करके संकट है, ऐसा आपका कहना है? मुकेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब शुभेंदु शेखर अवस्थी जी महाराष्ट्र की जनता नहीं उमाकांत जी या प्रशांत जी, अगर आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते और आपके नेता तो आपके जो नेता हैं एनसीपी के वो तो भगवान को भी नहीं मानते। कौन बोलता है नहीं मानते हैं करके? नहीं उनका स्टेटमेंट है पब्लिक डोमेन में है, वो भगवान को भी नहीं मानते। पब्लिक डोमेन में ये स्टेटमेंट और आपके एक नेता ऐसा है कि आप अगर भगवान को मानना है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाके 24 घंटे बैठा रहे करके। आज हम भी मंदिर में जाते, हम शनिचर को देखिए बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ नहीं थे तो मैं बीजेपी जो बात कहती है मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैनल के एडिटर नहीं लग रहा है। अब माफ कीजिएगा, मैं आपके लगने से कुछ हो नहीं जाऊंगा, आपके नहीं लगने से भी कुछ नहीं हो जाऊंगा, इसलिए आप आप अपनी पार्टी की तरफ से नहीं। क्या कौन सा एलिगेशन सुन लीजिए मैंने बोला था हनुमान चालीसा आप पढ़ते तो ये संकट नहीं आता आप पे। मैंने बोला कि हनुमान चालीसा अगर आप नियमित रूप से पाठ करते तो ये संकट जो सरकार पे जो ये संकट अचानक आया और सरकार 2.5 साल में गिर गई आपकी, हनुमान चालीसा पढ़ते तो शायद ये सरकार बची रहती आपकी। अरे भाई मुकेश जी सुनिए मेरी बात। हाँ देखते हैं हनुमान चालीसा ये लोग पढ़ रहे तो कितनी सरकार बचती है ये भी समझ में आ जाएगा। हनुमान चालीसा जो है हमारे धर्म है, हमारे संस्कार। तो धर्म का पालन नहीं किया गया ना, धर्म का पालन नहीं किया तो धर्म का पालन नहीं किया गया। देखिए धर्म की राजनीति और धर्म के लिए राजनीति, देखिए धर्म की राजनीति
और धर्म के लिए राजनीति, दोनों में बड़ा फर्क है। हनुमान चालीसा नहीं पढ़े करके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हुए और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस हो रहे, ये उनने हनुमान चालीसा नहीं पढ़े करके ये हो रहा है। ये समझ में आपको भी? शुभेंदु जी हमारे साथ, समझ में आए कि नहीं आएंगे? अब हमारे साथ शुभेंदु जी जुड़ गए, हमारे साथ शुभेंदु जी हैं बीजेपी के बराबर। आपकी बात, दोनों आदमी ओवरलैपिंग हो रही थी, मैं सुन नहीं रहा था, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे होंगे। बारी बारी कहेंगे तो लोग सुनेंगे भी और समझेंगे भी। बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। जी मैं ये बोल रहा था आपको, हाँ हेलो, जब 4 साल में 5 साल में चुनाव आता है हनुमान तो जनेऊ आप पहन लेते हो, घर घर मंदिर जाते हो। प्रशांत जी एक बार सुन लीजिए जी। हाँ बोलिए भैया, उमाकांत जी सुन लीजिए, आपके राहुल गांधी जी जैसे ही चुनाव आता है भगवान के दर दर घूमने लगते हैं और कहते हैं हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। अरे भैया, ये दिखाने के लिए, काहे के लिए? हमारे लिए तो दिल में भी भगवान है, बाहर भी भगवान है। और 12 महीने में हनुमान चालीसा का भी पाठ करूंगा, आपसे पूछ के थोड़ी ना करूंगा। 1 बार करूंगा, 2 बार करूंगा, 10 बार करूंगा, हमारी इच्छा है। महाराष्ट्र में आपके जो साहबजादे साहब हैं, पाठ आप लोग करते थे तो आपका मुख्यमंत्री पद चले गया। 106 लोग रहने के बाद आपको मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है। आपको 50 लोग जो लेके आए उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। ये हनुमान चालीसा का आपको रिजल्ट मिल गया है। आप क्या हनुमान चालीसा, हनुमान, अरे ये हनुमान चालीसा और इसमें बात करने से आप पहले डेवलपमेंट पे बात करो, बेरोजगारी की बात करो, किसानों पे बात करो, वो छोड़ के आप ये भगवानों के नाम पे बात कर रहे हैं। अब आपकी सरकारें थी 70 सालों में, आपकी सरकारें सो रही थी क्या? देश को ऐसी जगह पे लाके दे दिया आपने। निर्माण करने का काम आप करते हो, क्यों नहीं डेवलपमेंट की बात करते हैं? क्यों नहीं आर्थिक संकट पे जो बात करते हैं? क्यों बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो? ये इस पे बात करना चाहिए। ये इस पे बात करने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है, इसलिए आप बात नहीं कर सकते। ये भारत देश के जनता को गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। ये टीवी चैनल से अगर ऐसा संदेश जाता होगा, आप ये समझ लीजिए आने वाले दिनों में कोई गुमराह होने वाला नहीं है। आप ये जो अभी जो जनरेशन है, ये जनरेशन समझ में आ गई है। वो मंदिर में भी जाती है, लेकिन ये बोलती है कि मेरा पेट, महाराष्ट्र में सरकार गिर गई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हालत कैसी है? बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए जितने भी मेहमान हैं, मैं सबसे क्षमा चाहते हुए मैं प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करूंगा, क्योंकि शपथ ग्रहण का समय हो गया। मैं अपनी जनता को सीधे जो है राजभवन ले जाना चाहूंगा, और राजभवन से सीधी तस्वीरें आ रही है हमारे पास। वहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। ये जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीछे से लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, एकनाथ शिंदे जो हैं बैठे हुए हैं सामने में, और पीछे में उनके कुछ विधायक हैं, निर्दलीय विधायक भी बैठे हैं और शिवसेना के कुछ विधायक हैं। हालांकि आज पहले तो केवल मुख्यमंत्री पद की शपथ होनी थी यहाँ पे, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी यहाँ पे हो जाएगी, और देवेंद्र फडणवीस जो हैं बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और जो एकनाथ शिंदे है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद में कैबिनेट जो है वो कैबिनेट की शपथ जो है बाद में होगी। उससे पहले पटल पे जो है शक्ति परीक्षण होगा, बहुमत साबित करेंगे, और बहुमत साबित करने के बाद जो है फिर से एक बार समर्थन होगा वंदे मातरम का। ये तो पूरा नज़ारा देख रहे हैं, वंदे मातरम के जय घोषित हो रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं वहाँ पे, और जो वहाँ कार्यकर्ता शिवसेना और बीजेपी के पहुँचे हुए हैं वो सभी उत्साहित हैं, और सबको लग रहा है कि ये जीत जो है हिंदुत्व की जीत है। ये जीत जो है उस एजेंडे की जीत है जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर जनता ने वोट दिया था शिवसेना और बीजेपी को, और उसी समीकरण के तहत आज ये सरकार बन रही है। हालांकि 2.5 साल पहले ये सरकार बननी थी, लेकिन जो राजनीतिक उठापटक और कुर्सी के मोह में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो सरकार बनाई थी, वो सरकार 2.5 साल के बाद गिर चुकी है, इस्तीफा दे चुके हैं उद्धव ठाकरे, और आज जो है नए मुख्यमंत्री का चयन होना है, माफ कीजिएगा शपथ ग्रहण होना है, चयन हो चुका है। एकनाथ शिंदे जो कि 20वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे महाराष्ट्र में, और भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में जो है ये नज़ारा भी आप देखेंगे। और लगातार हम राजभवन से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजभवन से, और अभी जो है मेहमानों का आना जारी है। कुछ विधायक और जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो इस मौके पर आएंगे। हालांकि जेपी नड्डा को भी पहुंचना था, लेकिन शायद जेपी नड्डा अभी इस समारोह में नहीं आ पाए हैं। हमारे पास जैसे ही अपडेट होगा वो अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत सारे
दिल्ली से भी कुछ नेतागण आने वाले थे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, लेकिन अभी वो नहीं पहुंचे हैं। और भगत सिंह कोश्यारी कुछ ही क्षणों में वो आएंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण की विधि जो है वो प्रारंभ की जाएगी। दोनों लगातार मेहमानों का आना, विधायकों का आना, गणमान्य व्यक्ति जो हैं उनका आना जारी है। हालांकि उद्धव ठाकरे को भी न्योता दिया गया है शामिल होने के लिए शपथ ग्रहण में, लेकिन वो आएंगे कि नहीं आएंगे अभी इस पर संशय बना हुआ है और अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। शिंदे के नाम की घोषणा की थी देवेंद्र फडणवीस ने कि 7:30 बजे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक प्रोफाइल ये पूरा नज़ारा है। कुछ ही क्षणों में वहां पर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज जन्म ज्यांचा विरोध केला आणि ज्यांनी हिंदुत्वाच्या विचाराचा विरोध केला, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा विरोध केला, अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत त्या ठिकाणी युती केली आणि भारतीय जनता पक्षाला बाहेर ठेवलं। हा खरं म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान होता। महाराष्ट्र की जो एक बार फिर मैं वापस लेकर के चलता हूं राजभवन, जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। सीधी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में राज्यपाल वहां पर पहुंचने वाले हैं और जितने भी विधायक हैं, विधायकों की संख्या करीब करीब पूरी हो चुकी है और जो भी कुर्सियां थी खाली सभी कुर्सियां भर चुकी है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के जितने भी विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और हालांकि अभी भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका आना जाना अभी लगातार बना हुआ। एकनाथ शिंदे आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस दोनों साथ ही बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ देर पहले ये दोनों साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और दोनों ने साथ बैठ करके साथ मिल करके ये ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। यहाँ की कयास लगाए जाते हैं। लगता है राज्यपाल आ गए हैं और सभी मेहमान खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो है वो अभी भी कोविड से ग्रसित थे, कोविड को मात देकर के वो आए हैं। मातरम। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल पहुंच चुके हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मुख्यमंत्री महोदय व पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। सर्वप्रथम माननीय पदनिर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे।
हिंदू हृदय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. करो ना ये बैठो ना. आता माननीय पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस. कृपया शांत हो जाइए. कृपया शांत हो जाइए. मी आगे बोलिए. देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन.
मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन थोड़े जो मैसेजेस है माननीय राज्यपाल महोदय शपथविधी पूर्ण झालेला आहे.